अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हमने जो अपना सफ़र जारी किया हुआ है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लेंसेज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा कि इंसानी आँख किस तरह से इमेजेस बनाती है। आज हम ये देखेंगे कि इंसानी आँख किस तरह से इन इमेजेस को फोकस कर पाती है, दूर वाले जिस्म को कैसे देखती है, करीब वाले जिस्म को कैसे देखती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसी इंसानी आँख जिसमें कोई नक़्स पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से कुछ आँखें करीब की चीज़ें नहीं देख पाती, कुछ आँखें दूर की चीज़ें नहीं देख पाती, वो किस वजह से होती हैं और ये भी देखेंगे कि इन नक़ाइस को किस तरह से दूर किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आइए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं इंसानी आँख में बनने वाले इमेज की। इंसानी आँख इमेज किस तरह से फॉर्म करता है ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसानी आँख की भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट है देखने की? जिस तरह से हमने साउंड वाले चैप्टर में ये देखा था कि इंसानी कान कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ कितनी सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ कितनी ही सुन सकता है। स्टूडेंट्स, वो रेंज क्या थी? वो रेंज थी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। और हमने ये देखा था कि इंसानी कान सिर्फ इन दो रेंजेस के दरमियान ही आवाज़ें सुन सकता है। अब इसका मतलब यह है कि इंसानी जिस्म के अंदर हर एक चीज़ की कोई ना कोई ख़ास रेंज है कि जिस रेंज के अंदर वो चीज़ों को महसूस कर सकता है। अब अगर इंसानी आँख की बात की जाए तो लाज़मी तौर पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिससे ज़्यादा फासले पे अगर चीज़ों को ले जाया जाए तो इंसानी आँख नहीं देख सकेगी और कम से कम भी कोई ऐसा फासला होगा कि अगर उससे कम फासले पे कोई जिस्म रखा जाए, कोई चीज़ रखा जाए तो इंसानी आँख वो इमेज नहीं बना सकेगी। स्टूडेंट्स, अब ये जो सबसे करीब तरीन फासला है कि जिसकी इमेज इंसानी आँख बना सकता है उसे हम नाम देते हैं नुक्ताए करीब का। और वो वाला पॉइंट जो इंसानी आँख सबसे ज़्यादा फासले पे देख सकती है वाज़िया तौर पे, उसको हम नाम देंगे नुक्ताए बईद का। तो नुक्ता करीब, नुक्ता बईद एक इंसानी आँख के लिए कितने होते हैं, इसकी तारीफ़ किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपके सामने जो तारीफ़ लिखूंगा वो होगी नुक्ताए करीब की। और नुक्ताए करीब की अगर आपको याद हो तो मैंने सादा माइक्रोस्कोप में भी डेफिनेशन आपको लिख के बता दी थी। क्योंकि ये टॉपिक जो है अब इसको डिटेल के साथ हमने पढ़ना है तो अब लाजिम है कि डेफिनेशन भी लिखें, वो रेंज भी लिखें और ये भी देखें कि ये रेंज किन किन इंसानों के लिए एप्लीकेबल है। चलें, हम सबसे पहले नुक्ताए करीब की तारीफ लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि आँख का नुक्ताए करीब जिस्म का आँख से वो कम से कम फासला है जिस पर ये रेटिना पर एक वाज़े इमेज बनाती है। जी स्टूडेंट्स, मैंने नुक्ता करीब की तारीफ कर दी, मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ और इसके अंदर जो की वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन भी करूँगा। मैंने कहा आँख का नुक्ता करीब जिस्म का आँख से वो कम से कम फासला। स्टूडेंट्स, ये वाला जो लफ्ज़ है कम से कम फासला, तो इस डेफिनेशन का की पॉइंट है। अगर आप ये कम से कम फासले के साथ इस डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपको याद करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि ये नुक्ता करीब कितना होना चाहिए एक नॉर्मल इंसानी आँख के लिए। ये नुक्ता करीब, स्टूडेंट्स इसको डी के साथ लिखते हैं और ये नुक्ता करीब 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखें कि फर्ज करें कि मैंने एक जिस्म को अपनी
आंख के इस जगह पे रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसका नुक्ता करीब फाइंड आउट करूं, देखूं कि मेरी आंख किस हद तक इसको वाजिया देख सकती है। स्टूडेंट्स क्या करूंगा, मैं जैसे जैसे इसको करीब लाता जाऊंगा तो इसकी जहां तक मुझे इमेज वाजिया नजर आती जाएगी मैं कहूंगा कि ये अभी नुक्ता करीब पे पड़ा हुआ है या नुक्ता करीब से थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे मजीद करीब लाता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसकी वाजिया इमेज मेरे रेटिना पर नहीं बनेगी, और जिस पॉइंट पे ये इमेज मेरे रेटिना पर नहीं बना सकेगा तो मैं कहूंगा कि ये जिस्म मेरे इस नुक्ता करीब के भी मजीद अंदर आ गया है। वो जो बॉर्डर लाइन थी वो क्रॉस हो गई, तो अब आंख पे एक वाजिया इमेज मैं नहीं देख पाऊंगा। स्टूडेंट्स ये तो हो गया नुक्ता करीब। अब देखते हैं ये नुक्ता बईद यानी दूर का फासला, वो किस तरह से हम उसकी तारीफ करेंगे। चलें स्टूडेंट, मैं नुक्ता बईद की पहले हेडिंग ले लूं। अगर हेडिंग के साथ चीज़ों को याद रखेंगे तो चीज़ों का याद रखना मजीद आसान हो जाएगा। चलें, बईद का मतलब है दूर पड़ी चीज़ें, तो नुक्ता बईद हम इसको इस तरह से कहेंगे कि इंसानी आंख से जिस्म का वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला कि जिसकी वाजिया इमेज रेटिना पे बनाई जा सके। चलें स्टूडेंट्स, इसकी तारीफ लिख लेते हैं कि आंख का नुक्ता बईद दूर पड़े हुए जिस्म का ज्यादा से ज्यादा फासला है जिस पर आंख अपनी नॉर्मल हालत में मुकम्मल फोकस कर सकती है। ये ना स्टूडेंट्स, आपके सामने नुक्ता बईद की डेफिनेशन भी कर दी मैंने, लेकिन इसमें भी हम कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। आंख का नुक्ता बईद दूर पड़े हुए जिस्म का वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला है कि जिस पर आंख अपनी नॉर्मल हालत में मुकम्मल फोकस कर सकती है। की पॉइंट क्या आया यहाँ से ज़्यादा फासला। अब देखते हैं कि नॉर्मल इंसान के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फासला कितना है। स्टूडेंट्स, आप आसमान पे रात को सितारे देख सकते हैं, दिन में सूरज देख सकते हैं। ये सूरज और ये सितारे बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे हैं। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का बड़ा यूनिट है, तो लाइट ईयर के फासले पे इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंसानी आंख इनको वाजिया तौर पे देख सकती है। सूरज को भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट सितारों को भी आप देख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक नॉर्मल इंसानी आंख के लिए ये जो नुक्ता बईद है ये लामहदूद होता है। लामहदूद का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि इसकी कोई हद नहीं है। मैं जिस्म को जितनी मर्जी दूर ले जाता जाऊं, हमारी नॉर्मल आंख अगर है तो हम उस जिस्म को देख सकेंगे। अब ये जो मैंने दो लिमिट्स लिख दी आपके सामने, 25 सेंटीमीटर और एक लामहदूद फासला, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंसानी आंख के लिए है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी किसी भी इंसान की, तो ये फासले तब्दील होते चले जाएंगे। किस तरह से तब्दील होंगे कि नुक्ता करीब अगर आप 40 साल के हो गए तो ये 25 सेंटीमीटर बढ़ के 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, और अगर आप 60 साल के हो जाते हैं तो अंदाजन ये वाला जो नुक्ता करीब है ये 500 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। तो देखा आपने कि कितना आगे उम्र के साथ साथ ये नुक्ता करीब कितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो वालिदैन हैं अगर वो 40 या 50 साल से ऊपर चले गए, तो अब अगर उन्होंने कोई चीज़ को वाजिया तौर पे देखना हो तो वो नॉर्मल हालत में नहीं रख के देखते, बल्कि अपनी नज़र से थोड़ा सा दूर रख के देखते हैं। क्या वजह है? उसकी वजह ही यही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आंख का नुक्ता करीब भी बढ़ता चला जाएगा। अब अगर वो इस जगह पे रख के इमेज को वाजिया तौर पे देख रहे हैं और फर्ज करें वो इस जिस्म को इस थोड़ा सा पास लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जिस्म उनकी नुक्ता करीब के अंदर आ गया, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गई। तो जैसे ही बॉर्डर लाइन क्रॉस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो रेटिना पर वाजिया इमेज हासिल नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उन्हें वो जिस्म या वो चीज़ जो वो देखना चाह रहे हैं वो धुंधली नज़र आती है।
स्टूडेंट्स, अब मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि इंसानी आंख और कैमरा के अंदर चीजें एक जैसी होती हैं, यानी इंसानी आंख भी उसी तरह से इमेज बनाती है और आपका कैमरा भी उसी तरह से इमेज बनाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी रुकें जरा, फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसा कैमरा है जिसके पास दो तरह के फोकस हैं, एक मैनुअल फोकस होता है और एक ऑटो फोकस होता है। आप अभी अपने कैमरे को मैनुअल फोकस पे लगाएं और मैनुअल फोकस पे लगाने के बाद आप एक डिस्टेंस फिक्स कर दें। अब जैसे ही आप किसी जिस्म की तस्वीर लेंगे तो वो तस्वीर आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगी, बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। लेकिन अगर आप उसी फोकस के साथ वो जिस्म किसी दूर जगह पे ले जाएं या आप खुद दूर जाके उस जिस्म की तस्वीर हासिल करना चाहें, तो अब क्योंकि वो जिस्म फोकस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब उस जिस्म की जो तस्वीर है वो मुबहम नजर आएगी, गैर वाज़िया नजर आएगी, ब्लरी नजर आएगी। स्टूडेंट्स, इसकी क्या वजह बनी? इसकी वजह ये बनी कि पहले हमने कैमरे को फोकस किया हुआ था, अब बगैर फोकस किए हमने उस तस्वीर को खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो तस्वीर मुबहम हो गई, गैर वाज़िया हो गई, या इस तरह कह लें कि उस कैमरे के अंदर जो लेंस है वो मुकम्मल तौर पे उसे फोकस नहीं कर पा रहा। अब अगर आप चाहते हैं कि उसी इमेज की दोबारा आप क्लियर तस्वीर लें, तो आपको उस लेंस के फोकस को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि डीएसएलआर कैमरास या प्रोफेशनल कैमरास में आगे एक लेंस के साथ ऑप्शन लगी होती है कि आप उस लेंस को रोटेट करवा सकते हैं, और लेंस रोटेट करने का मतलब यह है कि आप उस लेंस के फोकस को एडजस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही लेंस दोबारा फोकस हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा एक क्लियर इमेज नजर आना शुरू हो जाएगी। अब आंख में स्टूडेंट्स अगर ये बात की जाए कि आंख में आपने किसी जिस्म को देखना है, अगर आपके करीब पड़ा हुआ है, आपको क्लियर नजर आ रहा है, आप उसे दूर ले जाते हैं, आपको तब भी वो क्लियर नजर आता है। ये किस तरह से हो रहा है? इंसानी आंख में ये फोकस कौन चेंज कर रहा है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में ये खासियत रखी है, इंसानी आंख में ये खासियत रखी है कि वो चीज़ों को ऑटो फोकस कर सकता है। वो खुद हालात का जायजा लेके अपने लेंस के फोकल लेंथ को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये किस तरह से करेंगे और ये किस अमल के तहत करते हैं? इस अमल को कहते हैं स्टूडेंट्स अकोमोडेशन, हम आहंगी। हम आहंगी का मतलब है कि अगर एक चीज तब्दील हो रही है तो उसके लिहाज से खुद को भी तब्दील कर लिया जाए, खुद को उस हालत में ढाल लिया जाए। तो इंसानी आंख अगर जिस्म दूर पड़ा हुआ है तो अपने लेंस को ये अहकामात जारी करेगी कि जो पट्टे लेंस के अंदर लगे हुए हैं या वो सिकुड़ जाएं या वो फैल जाएं। ये कब सिकुड़ेंगे, कब फैलेंगे, ये भी हम देखेंगे टॉपिक हम आहंगी यानी कि अकोमोडेशन के अंदर। चलें मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूं हम आहंगी की। और स्टूडेंट्स, इसको हम इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में इसे अकोमोडेशन कहते हैं। अब ये हम आहंगी क्या होती है? सबसे पहले मैं इसकी तारीफ लिखूंगा ताकि चीजों का समझना आसान होता चला जाए। तो हम आहंगी की तारीफ ये होगी कि रेटिना पर वाजे इमेज बनाने के लिए आंख के लेंस की फोकल लेंथ में तब्दीली को अकोमोडेशन या हम आहंगी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात तो हमने देख ली कि ये एकोमोडेशन की तारीफ क्या है। अब बात करते हैं उस सूरत में कि जब जिस्म आंख के करीब पड़ा हो या आंख से दूर पड़ा हो। फर्ज कर लें कि पहले हमारा जिस्म आंख से दूर पड़ा हुआ है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ये जिस्म मेरी आंख से दूर पड़ा हुआ है और मैं देखना चाहता हूं इसका क्लियर इमेज। अब क्लियर इमेज देखने के लिए आपकी लेंस के अंदर कुछ एसाबी पट्टे लगे होते हैं। ये एसाबी पट्टों के पास ये खासियत होती है कि ये इंसान के लेंस को सुकेड़ भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं। स्टूडेंट, ये सुकेड़ने और फैलाने का मतलब क्या है? सुकेड़ने का मतलब यह है कि जब लेंस सुकड़ेगा तो इसका मतलब है इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर लेंस फैल जाएगा तो लेंस जब फैलेगा तो उसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। अब देखिए, जब मैं ये दूर पड़े जिस्म को देख रहा हूं तो मैं अपनी आंख नॉर्मल हालत में रखे हुए हूं, यानी कि मेरी आंख का जो लेंस है बिल्कुल नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है बगैर खींचे। तो मैं ये जो जिस्म देख रहा हूं ये बगैर खींचे हुए देख रहा हूं, और ये किस वजह से हो रहा है कि मेरी आंख में लगे जो एसाबी पट्टे हैं ये लेंस को उसकी नॉर्मल हालत में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जब मैं दूर पड़े जिस्म को देख रहा हूंगा तो मेरी आंख में लगे एसाबी पट्टे लेंस को उसकी असल हालत में रखेंगे, नॉर्मल हालत में रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं ये जिस्म अपनी आंख के करीब लाता जाऊंगा तो मुझे वाजिया इमेज देखने के लिए अपनी आंख के ये जो पट्टे हैं ये अपनी आंख के लेंस को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आंख के लेंस के अंदर लगे फोकल लेंथ में कमी करना पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप भी ये मुशाहिदा करके देखें कि जैसे जैसे मैं ये चीज करीब लाता जाऊंगा तो मुझे वाज़ेह देखने के लिए अपनी आंखों के लेंस को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो चलें ये की पॉइंट हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि अगर जिस्म दूर पड़ा हुआ है उसके लिए स्टूडेंट्स क्या होगा? उसके लिए जो आंख के पट्टे यानी एसाबी पट्टे हैं ये लेंस को नॉर्मल हालत में रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ये दूर ना पड़ा हो बल्कि नजदीक हो जिस्म तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट्स, फिर लेंस के अंदर जो एसाबी पट्टे हैं ये लेंस के अंदर एक खिंचाव की सूरत पैदा कर देंगे। और स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि नॉर्मल हालत में जो फोकल लेंथ है इसकी ये क्या होगी? इसके अंदर फोकल लेंथ स्टूडेंट्स कम होगी, ज्यादा होगी? इसके अंदर फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और चूंकि जब लेंस खिंचाव की हालत में आ जाएंगे तो इसकी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये समझ आ गई होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी भी हमारा एक टॉपिक बाकी है जिससे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो टॉपिक है आंख का नुक्स। आंख का नुक्स किसे कहेंगे कि बाज़ औक़ात ये जो इंसानी आंख की जो हालत है ये इतनी ख़राब हो जाती है कि ये करीब पड़े हुए जिस्म को भी ठीक से नहीं देख सकती और बाज़ औक़ात दूर पड़े हुए जिस्म को भी नहीं देख सकती। आप इसे कहते हैं नज़र की कमज़ोरी। ये नज़र की कमज़ोरी क्या होती है? ये किस किस सूरत में ठीक की जा सकती है, किस किस सूरत में पैदा होती है? चलें इसके लिए भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा आंख के नकाइस की, और जो ये हमारी मेन हेडिंग होगी स्टूडेंट्स। इस मेन हेडिंग में हम देखेंगे कि आंख के अंदर जो नक्स पैदा होता है वो किस वजह से पैदा होता है और उस नक्स को दूर करने के लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आंख के नकाइस से क्या मुराद ली जाती है। तो चलें मैं आपके सामने उसकी भी तारीफ लिख देता हूँ। तो बसारत के नकाइस की तारीफ कुछ इस तरह से होगी कि आंख का ऐसा नक्स जिसकी वजह से किसी जिस्म का रेटिना पर वाज़े इमेज हासिल ना हो, बसारत का नक्स कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये दो अकसाम के हो सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया एक ऐसा नक्स कि जिसमें इंसान करीब की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ें नज़र आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे नक्स को हम नाम देते हैं करीब नज़री का। और एक ऐसा नक्स कि जिसमें इंसानी आंख दूर की चीजें तो ठीक से देख रही है लेकिन वो पास की चीजें जब वो देखता है तो वो देखने में उसे थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, वो चीजें उसे वाजिया नजर नहीं आती, गैर मुबहम नजर आती हैं। उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं बईद नजरी का। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने करीब नजरी भी लिख दी, बईद नजरी भी लिख दी। अब करीब नजरी की तारीफ हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले समझ लें कि करीब नजरी में होता क्या है। करीब नजरी में स्टूडेंट्स इस तरह से होता है कि कोई जिस्म
आंख से बहुत दूर पड़ा हो। हम जानते हैं कि दूर पड़े हुए जिस्म से जब रेज आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जैसे ही वो लेंस से गुजरेंगी तो वो रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से थोड़ा सा पहले फोकस हो जाएंगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब जैसे ही ये रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी, अब चूंकि ये रेटिना पे फोकस नहीं हुई, रेटिना पे फोकस नहीं हुई इसका मतलब है कि रेटिना पे वाजिया इमेज नहीं बन रहा। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस सूरत में जो आंख की फोकल लेंथ है वो कम पड़ जाती है, या इस तरह से कह लें कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी हो गई। अगर तो वो पूरी होती तो डेफिनेटली वो एक वाज़ेह इमेज बनाती, लेकिन अब चूंकि लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है जिसकी वजह से वो दूर पड़ी हुई चीजों को बिल्कुल ठीक से नहीं देख पा रहा, वाजिया तौर पे नहीं देख पा रहा, तो हम उसको कहेंगे कि इस शख्स की नजदीक की नजर ठीक है, दूर की नजर थोड़ी सी कमजोर हो गई। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करीब नजरी की तारीफ हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देनी पड़ेगी हमें, हम लिखेंगे जी करीब नजरी। तो करीब नजरी को हम यह कहेंगे कि बसारत का वो नक्श है जिसकी वजह से आंख दूर के अजसाम को वाजिया नहीं देख सकती। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? करीब नजरी कहलाती है। ये ना जी तारीफ मैंने आपके सामने लिख दी। अब स्टूडेंट्स करीब नजरी और बईद नजरी में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो बाज़ औक़ात ये कंफ्यूजन अपने जहन में बिठा लेते हैं कि करीब नजरी में क्या चीज़ ठीक नज़र आती है, बईद नजरी में क्या चीज़ ठीक नज़र आती है और क्या ठीक नहीं नज़र आती। तो याद रखें कि जो लफ्ज़ इस हेडिंग के अंदर मौजूद है वो ठीक नजर आएगा और जो नहीं मौजूद वो ठीक नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे करीब नजरी, इसका मतलब है कि करीब की पड़ी चीजें ठीक नजर आएंगी, दूर पड़ी हुई चीजें ये वाज़ह तौर पे नजर नहीं आएंगी, ये मुबहम नजर आएंगी। चलें ये नजर करीब नजरी हमने देख तो ली कि क्या होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करीब नजरी को हम ठीक किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने ये बताया कि करीब नजरी के अंदर जो फोकल लेंथ है लेंस की वो कम हो गई। फोकल लेंथ कम होने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि जो लाइट की रेज फोकस हो रही हैं ये रेटिना से पहले फोकस हो रही हैं। अब इसके लिए मुझे कोई ना कोई लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करूँ तो कन्वर्जिंग लेंस का तो मजीद मकसद क्या है कि वो लाइट की रेज को मजीद समेट देगा। वो हो सकता है कि जहाँ पे ये मीट कर रही हैं उससे पहले मीट कर जाए। लेकिन अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस यूज करूँ तो डाइवर्जिंग लेंस के इस्तेमाल से क्या होगा कि लाइट की रेज जो पहले मीट कर रही हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज इस तरह से होंगी कि अब ये फैल के रेटिना तक पहुंच पाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स जिसको करीब नजरी का नक्श है उसका ये नक्श दूर हो सकता है कि अगर उसकी आंख में कनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जाए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख लेते हैं कि करीब नजरी जो है ये दूर करने के लिए जिस लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं वो लेंस है स्टूडेंट्स डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या नाम देते हैं जी? डाइवर्जिंग लेंस को हम कनकेव का नाम भी देते हैं। तो चलिए मैंने दोनों चीजें आपके सामने लिख दी कि डाइवर्जिंग लेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है और डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रह गया बसारत का दूसरा नक्श जिसे हमने नाम दिया है बईद नजरी का। ये बईद नजरी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। अब मैंने कहा कि जो चीज हेडिंग के अंदर नाम के अंदर मौजूद होगी वो ठीक नजर आएगी, तो हम कहेंगे कि बसारत का ये वो नक्श है जिसमें इंसानी आंख करीब पड़े अजसाम को वाजिया नहीं देख सकती।
क्या कहलाएगा? बईद नजरी कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या केस हो रहा है? पिछली दफा तो हमने देखा था कि जो रेज हैं वो रेटिना से पहले फोकस हो रही हैं, तो जो इमेज है वो रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाता है। इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में स्टूडेंट्स ये होगा कि लाइट की रेज जो जिस्म करीब पड़ा हुआ है, आप ये डायग्राम में देख भी सकते हैं, इस जिस्म की जो रेज आएंगी ये रेटिना पे ना ये रेटिना से पहले मिलेंगी ना ये रेटिना पे मिलेंगी, बल्कि ये रेटिना से थोड़ा सा आगे जाके मिलेंगी। अब क्योंकि रेज अब भी रेटिना पे नहीं मिल रही, सिमट रही, तो इसका मतलब है वाज़ा इमेज अब भी नहीं बनेगा, रेज थोड़ी सी दूर जाके मिल रही हैं। अब इस नक्स को दूर करने के लिए मुझे कोई ना कोई लेंस का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाइवर्जिंग लेंस हमने देख लिया कि वो रेज को मजीद फैलाएगा। अब यहाँ पे अगर मजीद फैलाएगा इसका मतलब है कि रेज जिस जगह पे मिल रही हैं ऑलरेडी वो उससे दूर जाके मिलेंगी। ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रेज पहले फोकस करें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास जो लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज का मतलब क्या है? समेट देना। तो वो रेज जो पहले फैल रही हैं, जो आगे की जानिब फैल रही हैं, ये लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके ये रेज दोबारा रेटिना पे फोकस करेंगी, जिससे इंसानी आंख वो इमेज वाज़ा देख सकेगी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको बईद नजरी का नक्स है, उस बईद नजरी के नुक्स को ठीक करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाएगी स्टूडेंट्स, उसको नाम देंगे हम कन्वर्जिंग, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का। स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि इंसानी आंख में नकाइस किस किस किस्म के हो सकते हैं। अब चलें इन दोनों को अभी जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा करीब नजरी में करीब की चीजें ठीक नजर आएंगी, दूर की चीजें ठीक नहीं नजर आएंगी। इसको दूसरी जुबान में मायोपिया भी कहते हैं। चलें ये चीजें हमने देख ली। बईद नजरी में क्या हो रहा है कि दूर की चीजें ठीक नजर आ रही हैं, करीब की चीजें ठीक नजर नहीं आ रही। अब की बार हमने इसको ठीक करने के लिए जो लेंस यूज किया वो है कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स लेंस, और इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं हाइपर मेट्रोपिया। तो ये दो नाम भी मैंने मजीद आपके इल्म में इजाफे के लिए बता दिए कि अगर आपसे बईद नजरी और करीब नजरी के अलावा कोई नाम पूछ ले तो वो भी आपको पता हो। या एक और नाम आपके सामने रख देता हूँ, करीब नजरी को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और बईद नजरी को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन चीज़ें चूंकि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी तो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि एक ही लेक्चर में आपको ये चीज़ें समझा दूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलें अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सीख लिया कि इंसानी आंख में इमेज किस तरह से बनती है, किस तरह से वो दूर की चीज़ों को देखती है, किस तरह से पास की चीज़ों को देखती है, और साथ ही साथ आपने नियर साइटेडनेस यानी कि करीब नज़री और फार साइटेडनेस यानी कि बईद नज़री के बारे में भी मालूमात हासिल की। हमने ये चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया है। अपने आइंदा लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये सजेशन है कि आप उन एमसीक्यूज को पहले से सोल्व करके रखें, ताकि जब मैं सोल्व करवा रहा हूँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद इजाफा होता चला जाए, और अगर आपने किसी जगह पे गलती की है तो वो गलती के इम्कानात कम हो जाएं, आपको गलती का पता भी चल जाए और माजी में वो आप गलती ना करें। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।